सोचिए एक ऐसी ट्रिप के बारे में जहां हर कदम पर एक नया सरप्राइज और हर मोड़ पर एक भारी भरकम खर्चा आपका इंतजार कर रहा हो। तो ये कहानी है जापान की एक ऐसी ही अनप्लान ट्रिप की। और ये कहानी बताएगी कि बिना किसी तैयारी के दुनिया के सबसे ऑर्गेनाइज देशों में से एक में जाना कैसा हो सकता है। तो होता क्या है जब कोई एक ऐसे देश में उतरता है जहां की ना तो भाषा पता हो ना ही तौर तरीके। यही सवाल हमें ले जाता है इंडियन ब्लॉगर पैसेंजर परमबीर की जापान यात्रा पर। एक ऐसा सफर जो रोमांचक कम और मुश्किलों भरा ज्यादा था। उस व्लॉगर ने खुद ये बात कही, मैं बिल्कुल ही अनजान इंसान की तरह जापान जाने लग रहा हूँ। कुछ भी नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। देखिए ये शब्द ना उनके सफर की पूरी कहानी शुरुआत में ही बयां कर देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू होती है दिल्ली एयरपोर्ट से। और ये सफ़र सिर्फ एक फ़्लाइट नहीं था, ये तो असल में समय और पैसे के खिलाफ एक बहुत महंगी दौड़ थी। एयरपोर्ट पर जो हुआ वो किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं था। पहले तो फ्लाइट छूटने के डर से चेक इन काउंटर की तरफ भागो, फिर वक्त बचाने के लिए खाली पड़े फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का इस्तेमाल करो, और तो और बिना स्टैंप वाले बोर्डिंग पास से सिक्योरिटी वालों को भी कंफ्यूज कर दिया। और जब लगा कि सब हो गया तो पता चला कि गेट बदल गया है, मतलब फिर से भागो। और इस पूरी भाग दौड़ की कीमत एक तरफ की फ्लाइट टिकट, वो भी एक बजट एयरलाइन पर, पूरे 57,000 रुपए की। जी हाँ, ये सिर्फ जाने जाने का किराया था। और ये तो बस उन पैसों के झटकों की शुरुआत थी जो जापान में लगने वाले थे। अच्छा, जापान पहुंचने के बाद भी मुश्किलें कुछ कम नहीं हुई। नरिता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कुछ सरकारी कागजात की उलझनों ने किया, जो किसी भी थके हुए ट्रैवलर को परेशान करने के लिए काफी हैं। देखिए, जापान में घुसते ही दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है वो पुराना तरीका, जहां एयरपोर्ट पर कागज वाले फॉर्म भरो और लंबी लाइनों में लगो। और दूसरा है स्मार्ट तरीका, जाने से पहले ही ऑनलाइन एक क्यूआर कोड बना लो। हमारे व्लॉगर को भी समझ आ गया कि ये छोटा सा ऑनलाइन स्टेप कितना कीमती समय बचा सकता है। अब जाकर असली चैलेंज शुरू हुए। एक तो इंटरनेट से कनेक्ट होना, और दूसरा जापान के मशहूर लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ट्रेन सिस्टम में रास्ता ढूंढना। अब कहीं भी जाकर सबसे पहले तो इंटरनेट चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट पर सिम कार्ड की कीमतें देखकर तो होश ही उड़ गए, लगभग 4 से 5,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन ई सिम का ऑप्शन भी था, जो फोन में डिजिटली एक्टिवेट हो जाता है, और वो मिल रहा था सिर्फ 1,300 रुपए में। मतलब थोड़ी सी रिसर्च कितना पैसा बचा सकती है। सिम कार्ड के बाद बारी आई ट्रांसपोर्ट की। एयरपोर्ट से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर अपने होटल तक जाने के लिए उबर का किराया कितना होगा, कोई अंदाजा? पूरे 20,000 रुपए। ये कीमत सुनने के बाद साफ हो जाता है कि जापान में ट्रेनें और बसें सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरियां हैं। टोक्यो के उस विशाल ट्रेन स्टेशन को और उसके नक्शों को देखकर उनके मुंह से बस यही निकला, कितना कंफ्यूजिंग है भाई। और ये बात उस उलझन को बिल्कुल सही दिखाती है जो पहली बार वहां जाने वाले किसी भी इंसान को हो सकती है। तो इस कंफ्यूजन के बीच उन्हें दो ट्रेनें दिखी। एक थी स्काईलाइनर एक्सप्रेस जो तेज थी, और दूसरी थी केसी मेन लाइन जो थोड़ी धीरे थी। अब सवाल ये था कि क्या सिर्फ 18 मिनट बचाने के लिए डबल से भी ज्यादा पैसे खर्च करना सही है? तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए आधे से भी कम कीमत वाली ट्रेन पकड़ ली। अब बात करते हैं टोक्यो में रहने की असलियत की, और हिसाब लगाते हैं कि इस ट्रिप के पहले ही दिन का कुल खर्चा कितना बैठा। टोक्यो में रुकना कितना महंगा है। सुमिदा सिटी में एक छोटे से एयरबीएनबी कमरे के लिए उन्हें हर रात 9,000 रुपए देने पड़े। ये एक आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि टोक्यो दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक क्यों है। तो जापान में एक निवाला खाने से पहले ही जेब से कुल कितना पैसा निकल चुका था, जरा जोड़ते हैं। फ्लाइट के 57,000, 3 रातों का किराया मतलब 27,000, और ट्रेन कार्ड, मतलब आंकड़ा लगभग 1,00,000 रुपए तक पहुंच गया। अब इतना सारा खर्चा और इतना स्ट्रेस, सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ऐसी यात्रा करेगा ही क्यों? क्या ये सब इसके लायक था? वजह सिर्फ घूमना नहीं था, असल में ये एक बिजनेस डिसीजन भी था। एक तरफ चेरी ब्लॉसम देखने का सपना था, तो दूसरी तरफ अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट की सख्त जरूरत थी। कभी कभी वीडियो न बनाने का नुकसान यात्रा के खर्चे से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और साथ ही ये भविष्य के ग्रुप टूर्स के लिए एक तरह की रिसर्च ट्रिप भी थी। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, किसी सपने को पूरा करने के लिए या अपने काम को जिंदा रखने के लिए कोई कितनी कीमत चुका सकता है,
और यही सवाल इस ब्लॉगर के सफर को सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक पर्सनल खोज बना देता है।